एवरीवन वेलकम बैक माई सेल्फ गौरव शर्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को। इससे पहले वीडियोस में मैंने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कम्प्लीटली कवर किया है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को। तो अगर हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को डिस्कस करें तो इसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। एफ ब्लॉक का जो दूसरा नाम है उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें 4f सब सेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। और ये 4f सब सेल में इलेक्ट्रॉन तब फिलअप होते हैं जब हम 5p और 6x सब सेल को पूरा कंप्लीट कर देते हैं, तो इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अगर आपके पास कोई एटम है और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है f ऑर्बिटल में या फिर f सब सेल में, तब उसको हम f ब्लॉक का एलिमेंट बोलते हैं। यहाँ पे जो सेल होती है वो होती है n-2, इसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं और इसको हम एंटी पेन अल्टीमेट सेल बोलते हैं। ये होती है आपकी n-2 सेल। Thus the last electron enter in n-2f सबसेल इन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जो आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे या फिर जो आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो n-2f सेल में एंटर करने वाला है। अगर इसके बाद हम डिस्कस करें, जो आपका एफ ब्लॉक है उसको हमने दो सीरीज़ में डिवाइड किया है। एक सीरीज़ है लेंथेनाइड सीरीज़, एक है सीरीज़ आपकी एक्टिनाइड सीरीज़। अगर हम बात करें लेंथेनाइड सीरीज़ की, तो जो लेंथेनाइड सीरीज़ है वो आपके 58 एटॉमिक नंबर से शुरू होकर 71 एटॉमिक नंबर तक जाती है, या फिर ये सीरियम से स्टार्ट होकर लुटेशियम तक जाती है। इसको हम 4f ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये आपकी 4f सीरीज़ होती है। अगर हम लेंथेनाइड की बात करें तो उसको हम 4f ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं। अगर हम एक्टिनाइड की बात करें तो यहाँ पे 90 थोरियम से लेकर 103 लोरेंशियम तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 90 से लेकर 103 तक के जो एलिमेंट है उनको हम एक्टिनाइड बोलते हैं। एक्टिनाइड को हम 5f ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें एफ ब्लॉक एलिमेंट की, तो होती है आपकी n-2 f 0 से 14, n-1 d 0 से 2 और ns2। इसका मतलब ये है कि जो आपका f ऑर्बिटल है उसमें 0 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं। जो आपका d ऑर्बिटल होगा उसमें 0 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और जो आपका यहाँ पे ns ऑर्बिटल है वो हमेशा कम्प्लीटली फिल्ड ही रहता है। चलिए अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं लेंथेनाइड सीरीज़ को, या फिर इसको लेंथेनम सीरीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो लेंथेनाइड सीरीज़ होती है उसको हम 4f ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो चलिए इसको डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें लेंथेनाइड की, तो जो एलिमेंट होंगे आपके 58 सीरियम से लेकर 71 लुटेशियम तक, इनको हम लेंथेनाइड बोलते हैं, या फिर इनको लेंथेनस भी बोला जाता है। इनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और जो लेंथेनाइड होते हैं उनको बोला जाता है जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटर करता है 4f सब सेल में। अगर आपके पास कोई एटम है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f सब सेल में एंटर करता है, हम उसको लेंथेनाइड बोलते हैं। अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें लेंथेनाइड की, तो लेंथेनाइड की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है आपकी 4f 1 to 14 एंड 5d 0 to 1 एंड 6s2। तो ये क्या है, एक ट्रेंड है लेंथेनाइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। अगर हम इसकी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो यहाँ पे होती है 4f 1 to 14, 5d 0 to 1 एंड 6s2। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। इसमें हम पहले जिनोन को यूज़ करते हैं और जिनोन का एटॉमिक नंबर होता है 54। चलिए अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो आपकी लेंथेनाइड सीरीज़ है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स को रखा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 14 एलिमेंट है जिनको हमने 4f सीरीज़ में रखा है, या फिर इनको लेंथेनाइड एलिमेंट कहा जाता है। इनका जो एटॉमिक नंबर है वो 58 से स्टार्ट होता है और ये 71 तक जाता है। तो ये जो 14 एलिमेंट हैं इनको हम लेंथेनाइड या फिर लेंथेनस बोलते हैं। तो आगे चलते हैं। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं एक्टिनाइड सीरीज़ को। तो जो आपकी एक्टिनाइड सीरीज़ है उसको हम 5f ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। जो आपकी 5f सीरीज़ होती है उसको हम एक्टिनाइड भी बोलते हैं। अगर हम बात करें एक्टिनाइड की, तो यहाँ पे 90 थोरियम से लेकर 103 लोरेंशियम तक, इनको हम एक्टिनाइड बोलते हैं, या फिर इनको एक्टिनस बोला जाता है। एक्टिनाइड कैन बी डिफाइन एज दो एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन 5f सबसेल।
तो अगर आपके पास कोई एटम है या फिर एलिमेंट है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f सब सेल में एंटर करता है, उसको हम एक्टिनाइड एलिमेंट बोलते हैं। अगर हम इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो जो एक्टिनाइड की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है आपकी रेडोन का एटॉमिक नंबर होता है 86 और उसके बाद आपका आएगा 5f 0 to 14, 6d 0 to 2 एंड 7s2। तो यहाँ पे ये एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक्टिनाइड की। अगर हम इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो आती है आपकी 5f 0 to 14, 5d 0 to 2 एंड 7s2। इसका मतलब ये है कि जो आपका 5f ऑर्बिटल है उसके अंदर 0 से 14 एलिमेंट रह सकते हैं और जो आपका 6d है उसके अंदर 0 से 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं और जो आपका s सबसेल है वो हमेशा कम्प्लीटली फिल्ड रहती है। चलिए हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से एलिमेंट है जिनको एक्टिनाइड में रखा गया है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, थोरियम से स्टार्ट ये हो जाता है ग्रुप और एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पे स्टार्टिंग में 90 और इससे स्टार्ट होकर 90 से 103 तक ये जाता है, लोरेंसियन तक जाता है। तो ये इसके अंदर भी हमने 14 एलिमेंट्स को रखा है। जो आपका लेंथेनाइड है उसके अंदर भी 14 एलिमेंट है और जो एक्टिनाइड है उसके अंदर भी 14 एलिमेंट्स को ही रखा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए जैसा हमने डिस्कस किया कि जो आपका लेंथेनाइड होगा वो कैसे आएगा जब हमारा इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में फिलअप होगा और जो एक्टिनाइड होंगे वो कब आएंगे जब हमारा इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में एंटर करता है। तो जो आपके लेंथेनाइड होते हैं और एक्टिनाइड होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो लगभग सिमिलर ही होती है, लेकिन फिर भी इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी देखने को मिलता है। वैसे तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी सिमिलर हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी भी है जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं वो प्रॉपर्टीज़ क्या है। अगर हम सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो जो आपका लेंथेनाइड है उसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है, लेकिन ये सेकंड और 4 भी कभी कभी शो करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने लिखा है इस साइड एलिमेंट्स और यहाँ पे हमने लिखे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, लेकिन कहीं कहीं पे +4 और +2 को भी ये शो कर सकता है। अगर हम बात करें गडोलियम की, तो जो आपका गडोलियम होता है वो हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, क्योंकि जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है तो ये हाफ फिल्ड हो जाता है, इसलिए जो गडोलियम होता है वो हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्टिनाइड की। तो जो एक्टिनाइड है उसकी अगर हम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो भी +3 होता है, लेकिन जो आपका एक्टिनाइड होते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो अप करते हैं। ये 3rd से लेकर 6 और 7 तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे अगर देखें तो ये जो स्टार्ट होता है वो थोरियम से स्टार्ट होता है एक्टिनाइड, और आप देख सकते हैं ये 3rd और 4th दिखा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे हमें 3rd, 4th, 5th देखने को मिलती है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमको 3rd, 4th, 5th, 6, 7 ये सभी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 और +4 ही होती है। चलिए हम आगे देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक नोट भी है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो एक्टिनाइड आपके लाइटर होते हैं वो हमेशा ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। सो ये एक्ट करते हैं जैसे कि ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक की तरह ये एक्ट करते हैं। तो जो आपके लाइटर एक्टिनाइड होते हैं वो हमेशा ऐसे बिहेव करेंगे जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं और ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लार्जर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो f ऑर्बिटल होता है और d ऑर्बिटल होता है और जो s ऑर्बिटल होता है उनकी जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +7 से ज़्यादा नहीं जा सकती है। तो ये था एक्टिनाइड के बारे में कि जो आपके हल्के एलिमेंट्स होते हैं या फिर लाइटर एक्टिनाइड होते हैं वो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे, लेकिन जो लार्जर एक्टिनाइड होते हैं जो लार्जर ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं उसको भी शो अप कर सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पे जो f ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल होता है और जो s ऑर्बिटल होता है उनका साइज एक जैसा होता है, सिमिलर होता है, इसलिए ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को ये शो कर सकते हैं। जो आपके एक्टिनाइड प्लस सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे वो रिसेंबल होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल से, और इनकी जो केमिस्ट्री होती है वो रिसेंबल होती है बेरियम +2 से। चलिए आगे हम देख लेते हैं, कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं। ये वही एग्जांपल है जिसमें लेंथेनाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। तो यहाँ पे जो लेंथनम है और सीरियम है वो +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे हैं। जब लेंथेनम के ऊपर +3 चार्ज आता है तो ये 0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेता है, यानी कि f ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है और ये स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। उसी तरह से अगर हम सीरियम की बात करें तो जब सीरियम के ऊपर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तब ये भी 4f 0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेता है और स्टेबिलिटी को गेन करता है। अगर हम बात करें यूरोपियम की और गडोलियम की और Tb+4 की, तो ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेते हैं, इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें Yb की और Lu की, तो अगर इनके ऊपर +2 यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आता है और +3 जब आता है तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 4f14 हो जाती है, जो कि कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है और ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन कर लेते हैं। फिर भी यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे कुछ लेंथेनाइड वो होते हैं जो +2, +3 और +4 को भी शो करते हैं। लेकिन जो एलिमेंट इनको शो करेंगे +2, +3 और +4 को, उनके पास 4f0, 4f7 और 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। एग्जांपल के लिए अगर हम सीरियम +2 की बात करें तो ये 4f2 है और ना ये हाफ फील्ड है और ना ये फुल फील्ड है, तो ये स्टेबल नहीं होता। सीरियम की बात करें +3 की, तो इसके पास भी आप देख सकते हैं f ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी तरह से यहाँ पे और भी एग्जांपल लिखे गए हैं, आप उन सभी को देख सकते हैं 1 बाय 1। इसमें ना तो ये हाफ फील्ड है ना ये फुल फील्ड है, और फिर भी लेकिन ये इन ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। अगर हम बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक फैक्टर से दी जा सकती है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्टिनाइड। अगर हम एक्टिनाइड की प्रॉपर्टीज़ देखें तो देखिए जो आपके एक्टिनाइड होते हैं, ये इसमें जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है अमरीशियम और इसके ऊपर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहे हैं। तो ये क्या है, अनस्टेबल होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और जो इसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ होती है वो रिसेंबल होती है KMnO4 की। जितनी ज़्यादा KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है उतनी ही यहाँ पे अमरीशियम की भी होती है, जो कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एक्टिनाइड की जिनको हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे, आप जो ये मेटल देख रहे हैं ये सब के सब इनकी एबिलिटी होती है कि ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हैलाइड के साथ MF4, और इसमें जो मेटल होता है उसके ऊपर +4 चार्ज होता है, या फिर M3PO4 बना सकते हैं, इसमें मेटल के ऊपर +4 चार्ज होता है, या फिर MiO34 बना सकते हैं, इसके ऊपर चार्ज +4 होता है। अगर हम बात करें PaO2 पॉजिटिव, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये यहाँ पे जो एनर्जी होती है d ऑर्बिटल की वो f ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है, इसलिए ये जो f ऑर्बिटल होता है वो ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं कर पाता है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। लेकिन अगर हम बात करें अदर एलिमेंट की एक्टिनाइड की, जैसे आपका यूरेनियम हो गया, नेपच्यूनियम हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी होती है f ऑर्बिटल की वो d ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। अगर इन सभी का स्ट्रक्चर देखें तो वो लीनियर होता है, इन सभी का स्ट्रक्चर लीनियर होता है। ये आपका नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ PuO2 पॉजिटिव, तो ये हमेशा लीनियर होती है। अगर हम इसकी बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है UO2 पॉजिटिव, इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 2 से ज़्यादा होता है। चलिए एक और कम्प्लेक्स को हम देख लेते हैं। अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसका फॉर्मूला है यूरेनियम डाइऑक्साइड डाइनाइट्राइड और H2 यहाँ पे दिया गया है। तो अगर हम इसको देखें, इसमें यहाँ पे जो यूरेनियम है इसने 8 बॉन्ड बनाए हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से
होता है। इसको हम बोलते हैं यूरेनिल नाइट्रेट डाइहाइड्रेट। इसका नाम होता है यूरेनिल नाइट्रेट डाइहाइड्रेट। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स को हम देख लेते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में आप देखिए कि यहाँ पे UO2 एसीटेट के हमें दिया गया है, एसीटो एसीटेट दिए गए हैं 3 मोल। तो यहाँ पे इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही आता है, क्योंकि यूरेनियम और ऑक्सीजन के बीच में जो टोटल बॉन्ड्स बने हैं वो 8 बने हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें MO2 2 पॉजिटिव की, यहाँ पे जो M है ये लेंथेनाइड की एक्टिनाइड की मेटल है, जैसे आपका यूरेनियम, नेपच्यूनियम, वो ये और अमेरिशियम, ये सब दिए गए हैं। तो इसमें जो स्टेबिलिटी होती है यूरेनियम +2 की सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है यूरेनियम और ऑक्सीजन की वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से हो पाती है। लेकिन अगर हम बात करें इस कॉम्प्लेक्स की, तो ये सबसे कम स्टेबल होता है, क्योंकि जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन और इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसकी ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाती, इसलिए ये स्टेबल नहीं होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स से थे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के थे। हम डिस्कस कर लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स जिनके ऊपर +1 चार्ज होता है। तो जिनके ऊपर +1 चार्ज होता है उसके ऊपर भी उसका स्ट्रक्चर भी लीनियर ही होता है, और इसमें भी सेम ऐसे ही होता है कि जो आपका यूरेनियम होता है वो मोर स्टेबल होता है, और जो आपका ये कॉम्प्लेक्स होता है ये लेस स्टेबल होता है। इसलिए रीज़न यही है कि इधर से इधर जाने पर जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है वो डिक्रीज़ होती है, और जो आपकी स्टेबिलिटी होती है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है MO2 पॉजिटिव दैट इज़ UO2 पॉजिटिव इज़ लेस स्टेबल देन MO2 पॉजिटिव दैट इज़ UO2 पॉजिटिव। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो UO2 पॉजिटिव होता है वो कम स्टेबल होता है किससे, यूरेनियम डाइऑक्साइड 2 पॉजिटिव से। तो इससे कम स्टेबल क्यों होता है? तो देखिए ऐसा होता है, जब UO2 पॉजिटिव होता है तो उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो कि f ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, और वो नॉन बॉन्डिंग में चला जाता है। और जब ये नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो ये स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसीज़ की। तो जो आपका मेटल होगा +4 में जब ये होगा तो ये ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएगा एज़ कम्पेयर टू 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव और MO2 पॉजिटिव। तो ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। इसमें क्या होगा, जो स्टेबिलिटी होगी इधर से इधर जाने पर डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है। इन जनरल हम देखेंगे जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो आपकी +2, 3, 4 होती है, वे आयनिक होते हैं नेचर में और स्टेबल होते हैं। लेकिन जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है तो जो आपके कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो नेचर में कोवलेंट बनते हैं, और वो ईजिली हाइड्रोलाइसिस किए जा सकते हैं। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई साइज़ हम देखेंगे। तो ये एक्टिनाइड का साइज़ है जो कि +3 और +4 आयन का है। तो आप देखिए ऊपर से नीचे जाने पर ये जो साइज़ है ये डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट जाने पर जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ होता चला जाता है। तो यहाँ पे टेबल है, इसमें आप देख सकते हैं जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता चला गया, लेकिन यहाँ से लेके आइंस्टीन से लेके लॉरेंसिन तक इनका जो साइज़ है वो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, और अगर इनको कैलकुलेट किया भी गया है तो उनको एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं किया गया है। तो चलिए आगे देखिए, देयर इज़ रेगुलर डिक्रीज़ अप टू कैलिफोर्नियम। अगर हम देखें ऊपर से नीचे जाने पर, जो मैंने आपको भी टेबल दिखाई उसमें ऊपर से नीचे जाने पर जो साइज़ था वो रेगुलरली डिक्रीज़ हो रहा है। दिस डिक्रीज इज टर्म एज एक्टिनाइड कंट्रैक्शन सिमिलर टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो एक्टिनाइड कंट्रैक्शन की वजह से ये जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ होता चला जाता है, और जो आपका एक्टिनाइड कंट्रैक्शन होता है वो सिमिलर होता है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के। अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पे जो एक्टिनाइड कंट्रैक्शन होती है या फिर एक्टिनाइड कंट्रैक्शन होती है वो लेस इंपॉर्टेंट होती है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन से। तो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होने की वजह से जो आपका 4D है और जो 5D है उनका जो साइज़ होता है वो लगभग इक्वल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं वाई कंट्रैक्शन होता क्यों है।
ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट इनर ऑर्बिटल पे ज़्यादा लगता है। दैट इज शील्डिंग इज नॉट कंपेरेबल इन न्यूक्लियर चार्ज। देखिए जो आपका न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ होती है आपकी एस सब सेल, उसके बाद पी का जो साइज़ होता है डंबल शेप होता है, उसके बाद डी डंबल टाइप का होता है। तो जो आपका एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल होता है और वो न्यूक्लियस के चार्ज को ज़्यादा रोकता है आउटर इलेक्ट्रॉन पे लगने से। लेकिन जो आपका पी ऑर्बिटल होता है वो ज़्यादा अच्छे से इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता, इसलिए जो न्यूक्लियस होता है उसका जो पावर होता है वो आउटर इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा लगता है। तो अगर हम बात करें पेनिट्रेटिंग पावर की या फिर शील्डिंग इफेक्ट की, तो एस ऑर्बिटल का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद पी ऑर्बिटल, उसके बाद डी ऑर्बिटल और उसके बाद एफ ऑर्बिटल। क्योंकि जो एफ ऑर्बिटल है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे कम है, इसलिए न्यूक्लियस की सबसे ज़्यादा पावर लगती है जो इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए जो साइज़ होता है यहाँ पे वो ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होता है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे जो साइज़ होता है उसमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन की। तो एक्सट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, या तो हम सेपरेट करेंगे लैंथेनाइड को, एक्टिनाइड से फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से उसको अलग करने की बात हो सकती है, या फिर हम सेपरेशन करेंगे लैंथेनाइड एलिमेंट की विद इन लैंथेनाइड। अगर हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा लैंथेनाइड एलिमेंट्स हो और उनको हमें अलग अलग करना है, तब हम उसको बोलते हैं कि यहाँ पे हम सेपरेशन कर रहे हैं लैंथेनाइड का लैंथेनाइड ही एलिमेंट से। अगर आपके पास ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों प्रेजेंट है, तब हम उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड फ्रॉम एक्टिनाइड फ्रॉम ईच अदर। तो आगे हम चलते हैं कि हम कैसे इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक मेथड होता है और इस मेथड का नाम होता है आयन एक्सचेंज मेथड बाय यूजिंग आयन एक्सचेंज रीजन। तो अगर हम आयन एक्सचेंज रीजन को यूज़ करें तो हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। अगर हम रीजन की बात करें तो रीजन हम यहाँ पे लेते हैं डोवेक्स 50। तो डोवेक्स 50 हम यूज़ करते हैं, और जो आपका डोवेक्स 50 होता है इसको हम बोलते हैं पोलोस्टाइरिन कंटेनिंग SO3H ग्रुप। तो यहाँ पे एक ग्रुप होता है SO3H ग्रुप प्रेजेंट होता है पॉली एस्टाइरिन के साथ। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए यहाँ पे एक रीजन है, और देखिए इस रीजन में होता क्या है, जो आपके लैंथेनम 3 के जो आयंस होते हैं वो इस रीजन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं हाइड्रोजन एटम से, जो किसके होते हैं OH के होते हैं। और ये क्या होगा, ये रिप्लेस कर दिए जाते हैं केटायन से। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है केमिकल वो कुछ ऐसे होती है कि यहाँ पे लैंथेनाइड या फिर एक्टिनाइड होता है और रेजिन से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेपरेशन ऑफ एक्टिनाइड फ्रॉम लैंथेनाइड। अगर हमारे पास कुछ ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर एक्टिनाइड और लैंथेनाइड दोनों हैं, तो उनको हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये एक कॉलम प्रेजेंट है, ये कॉलम हमारे पास है। इसमें हमने क्या किया, जो हमारा मिक्सचर है उसको अंदर डाला और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं HCl। जो आपका यहाँ पे HCl होता है वो इल्यूटिंग एजेंट का काम करता है, और जैसे ये नीचे जाता है यहाँ पे आपका डोवेक्स 50 प्रेजेंट होता है, और जो डोवेक्स 50 होता है वो इनके साथ कॉम्प्लेक्स या फिर सोल्ट बनाने लगता है। और यहाँ पे जिसका साइज छोटा होता है वो जल्दी से नीचे की तरफ इल्यूट कर जाता है। तो अगर हम बात करें लैंथेनाइड की, तो लैंथेनाइड यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपके हाइड्रोजन हैं जो कि रीजन से आए हैं उनके साथ ये रिप्लेस हो जाता है, और इस तरह से ये रीजन इसको लग जाता है और यहाँ से 3 हाइड्रोजन बाहर चले जाते हैं। सेम प्रोसेस होता है एक्टिनाइड के साथ, और यहाँ पे जो कैटायन होते हैं, जो H पॉजिटिव आयन होते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं आपके एक्टिनाइड से। जो आपके एक्टिनाइड होते हैं उनकी ज़्यादा टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की एज कम्पेयर टू लैंथेनाइड। जब हम इल्यूटिंग एजेंट इसमें ऐड करते हैं, इल्यूटिंग एजेंट हमारा है HCl, तो क्या होता है, जो एक्टिनाइड होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं क्लोराइड आयन के साथ विद द फॉर्मूला ऑफ MClXn-1। वेयर एज जो लैंथेनाइड होते हैं वो कॉम्प्लेक्स इजीली नहीं बना पाते हैं, और जब हम इसको डालते हैं HCl के साथ, तो जो एक्टिनाइड होते हैं वो HCl के साथ कॉम्प्लेक्स बना के यहीं पे कहीं बीच में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जो आपके लैंथेनाइड होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते और वो यहाँ से ईजिली सेपरेट कर लिए जाते हैं।
तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो आपके एक्टिनाइड होते हैं वे रेजिन के साथ जब बॉन्ड बना लेते हैं, फिर वो जो HCl होता है उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो डिज़ोल्व हो जाता है रेजिन के अंदर और ये सेपरेट आउट हो जाता है। तो यहाँ पे हम इस प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं। और तो जो आपके एक्टिनाइड होंगे जिसका कॉम्प्लेक्स Cl के साथ बनेगा वो क्या होंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे रेजिन में और इसलिए वो जल्दी बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे जब आपका लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होगा उसमें जो लेंथेनाइड होंगे वो जल्दी बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो सोलुबल नहीं होंगे रीजन में, लेकिन जो एक्टिनाइड होंगे वो जल्दी बाहर आ जाएंगे। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास लेंथेनाइड का मिक्सचर हो तो उसको हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे। तो देखिए जो आपका लेंथेनाइड होते हैं उसमें जिसका साइज़ सबसे छोटा होता है वो जल्दी से इल्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लेंथेनाइड का मिक्सचर लेंगे और यहाँ पे जो इल्यूटिंग एजेंट हम यूज़ करेंगे वो होगा हमारा अमोनियम 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलडेट। तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पे हमने लिया है फिर से डोवेक्स 50 और डोवेक्स 50 यहाँ पे रेजिन का काम करता है। अब देखिए होता क्या है कि जिसका साइज़ छोटा होता है वो जल्दी से बाहर आ जाता है। तो अगर हम बात करें लेंथेनाइड सीरीज़ की तो यहाँ पे सीरियम से लेकर लुटेशियम तक ये सीरीज जाती है और जब आपका लुटेशियम +3 आयन होता है उसका साइज़ सबसे छोटा होता है इसलिए वो जल्दी यहाँ से इल्यूट हो जाता है। तो एक सीरीज़ है ये जिसका साइज़ सबसे छोटा होता है वो सबसे जल्दी इल्यूट हो जाता है। तो अगर हमारे पास लेंथेनाइड के आयन का मिक्सचर है तो उसमें से जिसका साइज़ सबसे छोटा होता है वो ईजिली वहाँ से इल्यूट हो जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कलर्स ऑफ ट्राइवेलेंट कैटायन। अगर आपके पास लेंथेनाइड है और उसके ऊपर +3 चार्ज हैं तो उन आयन का कलर्स कैसा होता है। तो चलिए हम 1 बाय 1 सभी को डिस्कस कर लेते हैं कि किसका कलर कैसा होता है। अगर हम बात करें सीरियम की, अगर इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाता है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 4f1 होती है और इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और इसका कलर कलरलेस होता है। अगर हम बात करें आगे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते चले जाएंगे और यहाँ पे इन सब के कलर को डिस्कस किया गया है। जैसे जो F1 होता है कलरलेस होता है, F2 आपका ग्रीन होता है, F3 आपका पिंक कलर होता है लेकिन ब्राइट पिंक होता है। अगर F4 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये पिंक होता है, F5 आपका येलो होता है और F6 आपका पेल पिंक होता है और F7 आपका कलरलेस होता है क्योंकि ये हाफ फील्ड होता है। इसी तरह से ऊपर से नीचे जाने पर हम देखते चलेंगे जो आपका 13 होता है वो कलरलेस होता है, 14 आपका कलरलेस होता है। अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो यहाँ पे जो आपका F1 है, F13 है, F7 है, F14 है, ये सभी आपके कलरलेस होते हैं, दीज आर कलरलेस। और बात करें अगर हम F2 की और F12 की तो ये सिस्टम आपके ग्रीन होते हैं, ये आपके ग्रीन होते हैं कलर में। और अगर हम बात करें F5 की, F9 की और F10 की तो ये येलो होते हैं कलर में, बाकी सब आपके पिंक कलर के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। चलिए इसी तरह से हम देख लेते हैं कलर ऑफ M+3 एंड +4 फॉर एक्टिनाइड कैटायन। तो एक्टिनाइड कैटायन के लिए भी हम देख लेते हैं कि इनका कलर कैसा होता है। तो चलिए 1 बाय 1 इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये एलिमेंट लिखे हैं एक्टिनाइड के और ये वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इस साइड हमने कलर को डिस्कस किया है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस टेबल को देख सकते हैं। तो इसको मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, ये है आपका प्रिपरेशन ऑफ एक्टिनाइड एलिमेंट। आप एक्टिनाइड एलिमेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए जो आपका एक्टिनाइड सीरीज़ होती है उसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट होते हैं वो मैन मेड होते हैं, उनको इंसानों ने बनाया है और उनको हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दीज आर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स दैट इज़ ऑल द एलिमेंट्स कमिंग आफ्टर यूरेनियम आर नोन एज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। तो जो एलिमेंट यूरेनियम से आगे होते हैं उनको इंसान ने खुद बनाया है और उन्होंने यूज़ किया है यूरेनियम का। यूरेनियम से इन्होंने आगे के जो एलिमेंट्स हैं उनको बनाया है और ये सभी के सभी जो एक्टिनाइड एलिमेंट होते हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं। तो देखिए जैसे कि हमें बनाना है यहाँ पे
नेपच्यूनियम बनाना है यूरेनियम से, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूरेनियम को लेते हैं और उसको हम यूरेनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, या फिर इसको एक हम तो इसके साथ कंबाइन करके ये बनाता है 92 यूरेनियम 236। यहाँ ऊपर जो एटॉमिक मास होता है उसमें एक का इंक्रीज आता है, उसके बाद फिर से इसको रिएक्ट कराते हैं और ये बन जाता है 92 यूरेनियम 237, जो कि अनस्टेबल होता है। इसके बाद इसमें से बीटा रे बाहर निकाल देते हैं, और जब बीटा इसमें करते हैं तो यहाँ पे जो आपका एटॉमिक नंबर होता है उसमें 1 का एडिशन हो जाता है। तो इस तरह से हम नेपच्यूनियम को बना सकते हैं। इसी तरह से रिएक्शन भी आप देख सकते हैं, इससे हमने यूरेनियम से बनाया है आपका Pu बनाया है, और इस तरह से हमने ये इनको ट्रांस कर दिया है, या फिर इनको हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म है यूरेनियम की। यूरेनियम को हमने ट्रांसफॉर्म किया है इसमें, तो इनको हम मैन मेड या फिर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट भी बोलते हैं। इसी तरह से ये नेक्स्ट भी हमको दिया गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें, ऑल एक्टिनाइड आर मैन मेड एंड अनस्टेबल, तो सभी के सभी जो एक्टिनाइड है यूरेनियम को अगर हम बात छोड़ दिया जाए तो सभी एक्टिनाइड क्या हैं, मैन मेड है, और ये अनस्टेबल होते हैं, और सभी एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव होते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो बात कर लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की। अगर हम बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, तो जो आपके लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं उन दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे NO एलिमेंट की, तो इसका जो f ऑर्बिटल होता है वो कम्प्लीटली फील्ड होता है, लेकिन फिर भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो अप करता है। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले की बात करें कि किस फॉर्मूले से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ निकाल सकते हैं, फिर किस फॉर्मूले से हम मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो जो F ब्लॉक होता है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका μ=G√J+1। इससे हम इस फॉर्मूले से हम मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपका G होता है इसको हम लेंस फैक्टर बोलते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से फॉर्मूला होता है 1 + S+1 एंड L+1 एंड प्लस J+1। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इससे हम G कैलकुलेट करेंगे, और G की वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। इससे हम मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपकी J की वैल्यू होती है उसे हम निकालते हैं। अगर आपका जो F सबसेल है वो लेस देन हाफ फील्ड है तब उसको लगाएंगे फॉर्मूला L-S। अगर ये मोर देन हाफ फील्ड है तब इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं L+S। तो इससे हम निकाल लेंगे J की वैल्यू। जो S होता है वो होता है आपका एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए जो S की वैल्यू होती है 1/2 होती है, और ऐसे हम L की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब हमारे पास L और S की वैल्यू हो जाएगी उससे J वैल्यू आ जाएगी, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास G की वैल्यू आएगी, और G की वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे जो मैग्नेटिक मोमेंट है लेंथेनम +3 की और लेंथेनॉइड +3 की, उनके हम देखने वाले हैं कि उनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है उसमें क्या क्या चेंज आता है। जो कैलकुलेटेड आपकी मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो अलग होती है, और जो आपकी ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो अलग होती है। तो यहाँ पे टेबल है, इसको आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें सीरियम की, तो इसकी जो कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट आती है वो आती है आपकी 2.54, और जो इसकी ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो आती है आपकी 2.3 से लेकर 2.5 तक। इसी तरह से इस टेबल को आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इजीली इनको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है एक्टिनाइड और लेंथेनाइड की, तो जो एक्टिनाइड्स होते हैं उनकी जो टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की वो ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो 5F और 6D होता है उसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, और यहाँ पे जो आपका F ऑर्बिटल होता है उसको लेस एनर्जी रिक्वायर होती है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, और इसमें जो F ऑर्बिटल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कॉम्प्लेक्स बनाने में। लेकिन अगर हम लेंथेनाइड की बात करें तो लेंथेनाइड में 4F और 5D के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो आपका F ऑर्बिटल होता है वो बॉन्डिंग इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, इसलिए जो लेंथेनाइड होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करता है। चलिए हम आगे देख लेते हैं यूज़ क्या है F ऑर्बिटल का। तो जो F ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में देखिए किस तरह से यूज़ होता है। अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन SF आ रही है
तब वहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है। और इसका एग्जांपल होता है नेपच्यूनियम डाइऑक्साइड और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर बात करें SF3 की, तो SF3 आपका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल और इसका एग्जांपल है नेपच्यूनियम टेट्राक्लोराइड। और अगर हम बात करें D2SF3 की, तो ये स्ट्रक्चर होगा आपका ऑक्टाहेड्रल और इसका एग्जांपल है यूरेनियम हेक्साक्लोराइड। तो ये यूज़ थे आपके F ऑर्बिटल के। चलिए आगे चल लेते हैं। अब देखते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो द शेप ऑफ F ऑर्बिटल बट एक्सपेरिमेंटली F ऑर्बिटल टेकन पार्ट इन बॉन्डिंग। ये बहुत ही मुश्किल है कि हम बता पाएँ कि F ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, लेकिन फिर भी जो आपके F ऑर्बिटल होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं और ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ है। अगर हम एक्टिनाइड की बात करें तो इसके अंदर 5 F ऑर्बिटल होता है, 6D होता है, 7S और 7P होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, यहाँ पे टोटल जो ऑर्बिटल्स होते हैं बॉन्डिंग के लिए वो 16 होते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है वो 16 हो सकता है। अगर हम बात करें एक्टिनाइड की, तो ये मैक्सिमम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 16 हो सकता है अगर सभी के सभी ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। चलिए अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स की शेप देखने वाले हैं कि जो कॉम्प्लेक्स है उनकी शेप क्या रहती है। अगर हम बात करें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो अगर आपके पास एक्टिनाइड है और यहाँ पे एसीटोएसीटेट लगा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और इसकी शेप ऑक्टाहेड्रल होती है। अगर एक्टिनाइड कोई मेटल है और उसके साथ H2O ग्रुप लगा हुआ है जो कि 6 है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और इसकी शेप भी ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आपके पास एक्टिनाइड है और यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल 6 है और 2 क्लोरीन लगे हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है बाइकैप ट्राइगोनल प्रिज्म। इसी तरह से एक लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो जो एग्जांपल्स लिए गए हैं उनके सामने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है और उसकी शेप भी लिखी है। चलिए अगर हम +4 वाले कॉम्प्लेक्स की बात करें एक्टिनाइड की, तो वे कुछ इस तरह से बन सकते हैं और ये एग्जांपल हैं और इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे लिखे हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप उनको पढ़ सकते हैं। अगर हम आगे चलें, अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर 5 और 6 की बात करें, तो यहाँ पे जो आपका UF6 नेगेटिव है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। लेकिन जो MF7 2 नेगेटिव होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होता है और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होता है इसको बाइकैप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी बोलते हैं। आगे जो स्ट्रक्चर हैं वो आप देख सकते हैं, UF6 का है, ये ऑक्टाहेड्रल होता है, UCl6 हो ये भी ऑक्टाहेड्रल होता है और UO2 और यहाँ पे सेलिन 2 ट्वाइस है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है और स्ट्रक्चर इसका ऑक्टाहेड्रल ही होता है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं मैजिक्स नंबर को। तो जो आपके मैजिक्स नंबर हैं वह आपके 2, 8, 20, 28, 50, 82, 114, 126, 164 एंड 184। तो ये सभी के सभी हमारे मैजिक नंबर होते हैं। मैजिक नंबर क्या होते हैं, ये स्टेबिलिटी बताते हैं किसी न्यूक्लियस की। अगर आपके पास कोई न्यूक्लियस ऐसा है जिसके पास जो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन है वो इनमें से कोई एक है, तो इनको हम मैजिक नंबर बोलते हैं। और जिनके पास प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इन नंबर्स में से होता है वो एवरेज स्टेबिलिटी से ज़्यादा स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। जो आपके मैजिक नंबर होते हैं वो एक्सप्लेन किए जाते हैं सेल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियर। अगर आपका मैजिक नंबर एक्सप्लेन करना है तो इसके लिए हमें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखना होगा। दिस थ्योरी ऑल्सो रिक्वायर्ड द इंक्लूजन ऑफ नंबर 114, 164 एंड 184 इन द सीरीज ऑफ द मैजिक नंबर। तो यहाँ पे जो नए मैजिक नंबर इंक्लूड किए जाने चाहिए वो है 114, 164 एंड 184। चलिए आगे अगर हम देखें, अगर आपके पास कोई ऐसा न्यूक्लियस है जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों ही मैजिक नंबर हो तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अब IUPAC नोमेनक्लेचर उन एलिमेंट्स के लिए जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बेसिस क्या हैं इस नोमेनक्लेचर के। तो ये जो नेम होंगे ये ड्राइव होंगे फ्रॉम डिजिट इन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट एंड एडिंग द एंडिंग AM। तो हमें क्या करना है,
पहले हमें डिजिट को देखना है। सपोज़ कीजिए 102 एटॉमिक नंबर दिया है और इसको हमें नेमिंग करनी है, आईपीसी नेमिंग करनी है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको डिजिट है उसके लिए हमें कुछ नंबर्स ग्रीक वर्ड यूज़ करने हैं। जैसे 0 के लिए हम यूज़ करेंगे नील, 1 के लिए यूज़ करेंगे अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड और 5 के लिए हम पेंट यूज़ करेंगे, 6 के लिए हैक्स और इसी तरह से 7 के लिए सेप्ट, ऑक्ट और इन को हम यूज़ करने वाले हैं। कुछ अगर हम सॉर्टिंग नेम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे बाई EM को हम BM लिख देंगे, ट्राई EM को हम ट्राइम लिख देंगे और इन नील को हम इन नील लिख देंगे। जो आपका फर्स्ट सिंबल होगा उसको फर्स्ट लेटर हम लेंगे और उससे हम नेमिंग करेंगे। एग्जांपल के लिए अगर हम ये लें 104, तो यहाँ पे ये हो गया अन, 0 के लिए हम यूज़ करेंगे नील और 4 के लिए हम यूज़ करेंगे कोएडियम। तो इसको अगर हम इनके फर्स्ट लेटर ले लेते हैं, जैसे अन का ले लेंगे U, नील का ले लेंगे N और इसका ले लेंगे Q, तो बन जाएगा UNQ। इसको हम रदरफोर्डियम भी बोलते हैं। आगे चलते हैं, जैसे 110 हमारे पास आ गया है एटम के नंबर, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अन, अन4 1, अन एंड 0। तो ये आपका नीलियम बन जाता है। 0 के लिए हम यूज़ करते हैं नील और बाद में हम EM लगाते हैं, तो ये बन जाएगा आपका UUN। तो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं उन एलिमेंट्स की जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये सभी एग्जांपल है जो 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर रखते हैं। चलिए अगर हम बात करें नीव सीरीज़ की, तो जो नीव सीरीज़ होगी वो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो G ऑर्बिटल में फुलफिल किए जाएंगे। देखिए, जो S ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, P में 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, D ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और जो G ऑर्बिटल होगा उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट इनर्ट गैसेस की बात करें कि जो नेक्स्ट आने वाली इनर गैसेस होगी इनका नेमिंग क्या होगा, तो अगर हम बात करें रेडॉन की, तो रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है 86 और इसमें जब हम 32 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 118 और 118 तो आपका क्या है, रेडॉन है जिसको हम एक्वा भी बोलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 118 हो गया। जैसे इसमें 32 ऐड करेंगे तो आएगा 150 और इसका नाम आएगा UPN। ठीक है, तो यहाँ पे UPN कैसे आया, 1 के लिए यूज़ किया हमने अन और इसके लिए हमने यूज़ किया पेंट और इसके लिए यूज़ किया हमने नील और उनके पहले हमने वर्ड उठाए तो आए UPN। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, जैसे कि कोई क्वेश्चन है कि हमसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर 126 है तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ये G ब्लॉक एलिमेंट होगा। तो ये कंप्लीट हमने F ऑर्बिटल को किया है। F ऑर्बिटल की हमने कंप्लीट वीडियो डाल दी है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको रिवाइज करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।